हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला मुंगेर। आइए आज हम शुरू करते हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। यहाँ पर इस पाठ के नाम के अंदर मैं दो शब्दों का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो पदार्थ क्या होते हैं, दूसरा शुद्ध का क्या मतलब है। इस पूरे अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है उनको कैसे शुद्ध किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पदार्थ किसको कहते हैं, पदार्थ क्या होते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कि पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। देखिए, बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, अर्थात मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है जिसको मैटर। तो पदार्थ है क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, मैटर। तो मैटर क्या है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं पदार्थ। पदार्थ के अगर हम उदाहरण देखते हैं तो पदार्थ के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर भी पदार्थ है। अब आप जानना चाहोगे कि ये मार्कर कैसे पदार्थ है। देखिए, दो चीजें होंगी पदार्थ की, वो दो चीजें कौन कौन सी होंगी। नंबर एक, वह स्थान घेरेगी। तो देखिए, ये जो मार्कर है ये मैंने यहां रखा, तो इसने यहां पे स्थान घेरा, तो ये स्थान घेर रहा है, एक शर्त पूरा कर रहा है। दूसरी शर्त देखते हैं, जिसका द्रव्यमान होता है, तो यहां पर इसका द्रव्यमान भी है। ये मुझे अच्छा खासा वजन का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका द्रव्यमान भी है। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, वह क्या होता है, पदार्थ होता है। तो यहीं पर ये परिभाषा भी लिखी हुई है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो एक उदाहरण तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, मार्कर, ऐसा उदाहरण है। दूसरा, पत्थर हम ले लें, कोई पत्थर का टुकड़ा उठा ले, ईंट उठा ले, उसको अगर हम रखेंगे तो वो जगह भी घेरती है, उसके अंदर द्रव्यमान भी होता है कि नहीं। इसके अलावा और भी उदाहरण दे सकते हैं। हम जो किताब पढ़ते हैं वो भी क्या होती है, पदार्थ होती है। जब हम उसको अपने पढ़ने वाली मेज पर रखते हैं तो वहां पे वो जगह घेरती है और साथ में उसमें द्रव्यमान भी होता है, वजन होता है उसके अंदर, होता है कि नहीं होता है। तो सब क्या है, पदार्थ है। क्या आप पदार्थ के और उदाहरण सोच सकते हैं? देखिए, मैं बता देता हूं और उदाहरण आपको। जैसे वायु है, वायु भी पदार्थ है। अब आप कहोगे कि जी वायु कैसे पदार्थ है। देखिए, वायु जो है वो जगह घेरती है। अगर हम वायु को फुटबॉल के अंदर हवा भर दे, वायु को भर दे, तो क्या होगा, फुटबॉल फूल जाएगा। वो फूला हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें हवा भरी हुई है, क्योंकि अंदर हवा ने जगह को घेर लिया है कि नहीं। तो उसने क्या किया है, वहां पर स्थान घेर लिया, फुटबॉल के अंदर का स्थान घेर लिया, साथ में उसमें द्रव्यमान भी होता है। अब आप कहो कि वायु के द्रव्यमान को हम कैसे देखेंगे, तो आप एक खाली फुटबॉल ले, उसका वजन कर ले, फिर उस फुटबॉल के अंदर आप हवा भरे, फिर
उसका वजन कर ले। आप देखिएगा हवा भरने के बाद उसका द्रव्यमान अलग होगा। तो इससे पता चलता है कि वायु भी क्या है, पदार्थ है। जल भी पदार्थ है, वो भी जगह घेरता है। अगर हम उसको बीकर के अंदर डाल देंगे तो बीकर को भरेगा, उसने स्थान घेर दिया, साथ में उसमें द्रव्यमान भी होगा कि 500 लीटर है कि 500 मिलीलीटर है कि नहीं। तो ये सब क्या है, पदार्थ है। आइए अब हम कुछ ऐसे उदाहरण भी देख ले जो पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिनको हम पदार्थ नहीं कह सकते हैं। आपके मन में क्या कोई ऐसा उदाहरण है? सोचिए। चलिए मैं बताता हूं आपको। अगर हम सोचते हैं, जैसे मैं सोच रहा हूं कि पदार्थ के उदाहरण क्या है, तो मेरा जो सोचना है क्या वो पदार्थ है? नहीं है, क्योंकि सोचना जो है, जो मैं थिंकिंग कर रहा हूं, सोच रहा हूं, उसमें कोई स्थान नहीं गिर रहा है और ना ही उसका कोई द्रव्यमान है। तो क्या हम सोचने को पदार्थ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। और देखिए, मुझे कहीं जो है दुख है मन के अंदर, किसी प्रकार का मेरे मन के अंदर दुख है, तो क्या वो पदार्थ है? नहीं है, क्योंकि ना तो वो कोई जगह घेर रहा है और ना ही कोई उसके अंदर जो है द्रव्यमान है। तो मेरे क्या, अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि पदार्थ किसको कहते हैं। चलिए अब हम पदार्थ को जानने के बाद में यह देखते हैं कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए। वैसे तो हम पदार्थ की अगर अवस्थाओं के बारे में बात करें तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और हैं, एक बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसर स्टेट और एक प्लाज्मा स्टेट। तो कुल मिलाकर के तो 5 अवस्था होती है पदार्थ की, लेकिन हम यहां पर अपने इस अध्याय के अंदर 3 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस जिसका आयतन आकार निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं, और जिनका आयतन निश्चित हो परंतु आकार निश्चित ना हो वो द्रव कहलाते हैं, और जिनका ना आकार निश्चित हो ना आयतन निश्चित हो उसको गैस कहते हैं। है कि नहीं? पढ़ रखा है आपने ये सब। चलिए अब हम उससे आगे आते हैं कि जो पदार्थ है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। पदार्थ का वर्गीकरण, पूरा जो हम अपने चारों ओर पदार्थ देखते हैं उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वो 2 भाग कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 तो है शुद्ध पदार्थ और नंबर 2 है अशुद्ध पदार्थ। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, नंबर 2 अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध और अशुद्ध, तो यहां पर मैं जो आपसे बता रहा था कि मैं 2 शब्दों के बारे में आपसे बात करूंगा, एक पदार्थ और एक दूसरा शुद्ध। तो पदार्थ के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि शुद्ध क्या होता है। देखिए, पदार्थ के प्रकार में आता है कि पदार्थ शुद्ध या अशुद्ध 2 प्रकार के होते हैं। अशुद्ध जो पदार्थ होते हैं उनको हम मिश्रण भी कह देते हैं। इसको हम थोड़ी देर में लेते हैं, अभी हम जरा अध्ययन करते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। देखिए, शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से बने हुए हों। देखिए, मैं बहुत सिंपल से लिख रहा हूं कि शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे। शुद्ध पदार्थ कहेंगे जो एक ही प्रकार के कणों से बने हों। शुद्ध पदार्थ कौन होते हैं? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, कणों से बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। आपने अपने घर में भी शुद्ध पदार्थ कहते हुए सुना होगा, सुना है कभी? आप देखो, याद करो, जब आपकी माता जी कहीं बाहर से दूध लेकर के आते, लाते हैं ना दूध, तो कई बार घर में क्या कहते हैं? आज दूध शुद्ध नहीं है। कभी आपने सोचा कि वो दूध शुद्ध नहीं है? ऐसा कहने का मतलब क्या है? आप में से कुछ तो जानते होंगे कि दूध शुद्ध नहीं है, इसका मतलब कि उस दूध के अंदर क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है, और पानी मिलाते वो क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है। तो अगर वो केवल दूध ही होता, उसमें पानी नहीं मिलाते, तब तो वो दूध शुद्ध गिनते हैं।
तब तो उस दूध को शुद्ध मानते हैं घर के अंदर। लेकिन अगर उसमें पानी मिला दिया है तो वो अशुद्ध हो जाता है कि नहीं? तो कैसा उदाहरण है ये वैसा ही तो है कि अगर एक ही प्रकार के कण थे तो शुद्ध, अगर दूध के ही कण थे तो शुद्ध, और उसमें जल मिला दिया अशुद्ध। और एक और उदाहरण लेते हैं इसी प्रकार का। हमारे घर में कई बार घी बाहर से खरीद के लाते हैं, खाते हैं ना आप लोग घी। जब घी खरीद के लाते हैं तो उस घी के अंदर बहुत से लोग जो लालची होते हैं आलू मिला देते हैं और भी मिला करके बेच देते हैं। तो ऐसा घी अगर हमारे घर में आ जाता है कभी, तो क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं, माता जी क्या कहती हैं? अशुद्ध घी आ गया, शुद्ध नहीं है, प्योर घी नहीं दिया, कहते हैं ना ऐसा। तो प्योर घी, प्योरिटी का क्या मात्रक है? कैसे मापेंगे कि वो प्योर है, शुद्ध है? अगर उसमें कोई दूसरा पदार्थ, जो पदार्थ हमें चाहिए उसके अलावा अगर कोई दूसरा पदार्थ मिला दिया है तो वो क्या बन जाता है? अशुद्ध बन जाता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं, है कि नहीं? अब ये जो मैंने उदाहरण दिया आपको, ये तो हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण है। लेकिन विज्ञान के अंदर हम शुद्ध किसको कहेंगे? विज्ञान में जब हम शुद्ध की परिभाषा पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं केवल एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ हो, उसमें दूसरे प्रकार का कण ना हो। दूध का जिसका मैं उदाहरण दे रहा था आपको कि पानी मिला दिया तो अशुद्ध हो गया, वो ठीक है, हम अपने सामान्य बातचीत के अंदर उपयोग करते हैं कि दूध में पानी मिला दिया तो अशुद्ध हो गया। लेकिन दूध अगर विज्ञान की भाषा के हिसाब से देखते हैं तो दूध जो है वो अशुद्ध ही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जल भी होता है, उसके अंदर कैल्शियम जैसे तत्व भी होते हैं ना कैल्शियम, उसके अंदर फैट, वसा वो भी होती है, तो उसमें तो बहुत सारे कण मिले हुए हैं अलग अलग। तो वो क्या हो गया? वो शुद्ध पदार्थ नहीं रहा, वो क्या हो गया है? अशुद्ध पदार्थ हो गया है कि नहीं? बेशक अगर हमें उसमें वो चीजें अलग अलग नहीं दिखाई दे रही हैं, पर है तो वो मिश्रण, उसमें कैल्शियम भी है, उसके अंदर वसा भी है, उसके अंदर जल भी है, सारी चीजें हैं। तो एक प्रकार के कण नहीं हुए, अलग अलग कण हो गए, तो वो क्या हो गया? मिश्रण हो गया ना। चलिए, तो शुद्ध पदार्थ जो है किसको कहेंगे? जो एक ही प्रकार के कणों का बना हो। विज्ञान के हिसाब से किसको बोलेंगे शुद्ध पदार्थ? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं उस पर आते हैं हम। देखिए, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक तत्व, ये देखिए, नंबर एक तत्व और नंबर दो यौगिक। दो प्रकार के शुद्ध पदार्थ होंगे। अब तत्व किसको कहेंगे जाने? देखें क्या होता है तत्व। आइए, तत्व जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं तत्व? तत्व वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हों। वे शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हों, एक जैसे परमाणु हो, एक ही प्रकार के परमाणु हो। परमाणु समझ रहे हैं आप? किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु होता है? ऐसा डाल्टन ने बताया था। तो डाल्टन के अनुसार पदार्थ का छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण हो, कोई दूसरे प्रकार का कण ना हो, वो क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। देखना चाहोगे शुद्ध पदार्थ? देखिए, अभी दिखाता हूं। ये देखिए, ये क्या है? मेरे पास एक तांबे की पत्ती है, ये देखिए, है। इस तांबे की पत्ती के अंदर क्या है? किससे बनी हुई है? ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनी हुई है। किसके परमाणु है? कॉपर के परमाणु है, तांबे के परमाणु है। इसमें छोटे 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 बहुत छोटे छोटे जो हमें आंखों से भी नहीं दिखाई देते ऐसे परमाणु हैं, वो सब मिल करके और इस पत्ती का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो तांबे की पत्ती हो गई वो किसका उदाहरण हो गई?
तत्व का उदाहरण हो गई। इसमें बहुत सारे तांबे के परमाणु है, तो ये कैसा पदार्थ हो गई है? शुद्ध पदार्थ। इसमें अगर केवल और केवल तांबे के परमाणु है तो ये तांबे का शुद्ध पदार्थ, और क्या कहलाएगी? तत्व कहलाएगी। तो ये तत्व से बनी हुई है। कौन सा तत्व है? तांबा, जिसको कॉपर कहते हैं, है ना। इसी प्रकार का मेरे पास एक और उदाहरण देखिए। ये मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड को लोहे से बनाया हुआ है, तो इसमें जितने भी परमाणु है जिससे ये बनी हुई है वो एक ही जैसे हैं लोहे के, उनमें कोई अंतर नहीं है। उनका द्रव्यमान, उनकी आकृति, उनका आकार सब एक जैसे, सब परमाणुओं का एक जैसा है। तो सारे के सारे परमाणु इसके अंदर जो है वो सब एक जैसे हैं और कोई दूसरा परमाणु नहीं है। इस लोहे की रॉड के अंदर तांबे के परमाणु नहीं है, तो ये कैसा है फिर? लोहे का बना हुआ है, और लोहे का बना हुआ है तो लोहे का तत्व हो गया, जो एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। दोनों उदाहरण है हमारे पास, तांबा तत्व है, लोहा तत्व है। तो अब आप भी ध्यान रखिएगा उदाहरण, और आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, कहते हैं ना, तो ऑक्सीजन के अगर एक जैसी परमाणु है वो कहां मिलेंगे? ऑक्सीजन गैस के अंदर मिलेंगे। तो ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के एक जैसे परमाणु है, उसमें कुछ और नहीं मिला हुआ है, तो ऑक्सीजन गैस क्या है? तत्व। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसी तरीके से गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, क्या है? ये सब तत्व है। कभी आपने सोचा है कितने तत्व है? कुल आज तक जो खोजे गए हैं कितने तत्व है? 118 तत्व है। ठीक, कुल आज तक जो तत्व खोजे गए हैं वो 118 है, 118 तत्व। और 118 तत्व जो है उनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो आइए उदाहरण के पश्चात हम इसकी परिभाषा भी देख ले। बहुत सिंपल से शब्दों में लिखूंगा मैं। क्या होता है तत्व? वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, एलिमेंट। वो शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि तांबे की पत्ती तांबे के परमाणु से बनी हुई है तो शुद्ध है, तो उसको हम बोल देंगे कि वो तांबा तत्व है। ठीक है, अब हम जरा इस तत्व के वर्गीकरण पे आते हैं। उससे पहले देखते हैं कि कुल कितने प्रकार के तत्व हैं हमारे चारों ओर। आज तक जो खोजे गए हैं वो कुल 118 तत्व है, जो आज तक खोजे गए हैं। आज तक 118 तत्व। इन 118 तत्वों को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। नंबर 1 धातु, जिसको हम इंग्लिश में मेटल कहते हैं, मेटल है। दूसरा अधातु, जिसको हम नॉन मेटल कहते हैं, ये दूसरा है जिसको हम नॉन मेटल कहते हैं, नॉन मेटल। और तीसरा जो हमारे पास है उपधातु। उपधातु कौन होते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं हम उनको इंग्लिश में, मेटलॉइड्स। तो हमारे पास जो कुल मिलाकर के 118 तत्व थे उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु, नंबर 3 उपधातु है। अब हम जरा जाने कि धातु क्या होती है। धातु क्या होती है? अभी मैंने आपको उदाहरण दिखाया था, किसका? तांबे का, लोहे का। ये क्या है? धातु है। धातुओं को आप कैसे पहचानोगे कि धातु क्या होते हैं? देखिए, धातु वह तत्व है जो क्या होती है? आघातवर्धनीय होती है। आघातवर्धनीय ये क्या है? आघातवर्धनीय जाने तो आघातवर्धनीय का मतलब होता है
जब हम किसी तत्व को हथौड़े से लगातार पीटते चले जाएंगे, पीटते चले जाएंगे, पीटते चले जाएंगे, तो एक पतली चादर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक रॉड थी लोहे की, ठीक है, और मैं इसको हथौड़े से मारता चला जाऊंगा, इसको जोर से प्रहार करता चला जाऊंगा इसके ऊपर लगातार हथौड़े से, तो ये कैसी बन जाएगी? ऐसे पतली सीट बन जाएगी, चादर बन जाएगी पतली। हालांकि ये तो कॉपर की है, लेकिन लोहे को पीटेंगे तो लोहे की जो रॉड है वो भी ऐसी पतली चादर बन जाएगी ना। आपने देखा होगा भी, आपने लोहार को देखा होगा, लोहार हथौड़ा मारते रहते हैं जोर से, जो लोहे की रॉड होती है उसको, और उसको मार के उसकी खुरपी बना देंगे, उसकी फावड़ी बना देंगे, उसका तसला बना देंगे, उसको बदल देंगे, उसकी दराती बना देंगे, बना देते हैं ना। वो किसकी वजह से? आघातवर्धनीय होती है धातुएं। क्या होती है? देखिए धातुएं जो है वो आघातवर्धनीय होती है। अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं धातु की बात कर रहे हैं हम यहां पर। देखिए धातु क्या होती है, मैंने बताया कि आघातवर्धनीय होती है धातुएं। आघातवर्धनीय का मतलब बताया कि मेरे पास यहाँ पर एक ये रॉड है और इसको हथौड़े से पीटता चला जाऊं, तो ये क्या बन जाता है? ये एक पतली चादर के रूप में बदल जाता है। देखो कितना पतला है कि नहीं? तो पतली चादर बन गया है। कभी ये ऐसे रॉड थी और उसको पीट करके पतली चादर बना दिया। इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो धातुएं जो होती है वो आघातवर्धनीय होती है, ठीक है। आइए धातुओं का एक और गुण देखते हैं कि धातुएं क्या होती हैं। दूसरा गुण है कि धातुएं तन्य होती है। तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्यता का मतलब होता है कि जब हम तत्वों को, वो तत्व जिनको हम खींच करके तार बना ले, देखिए तार बन जाए, ये देखिए तार बन जाए, पतले तार, इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं उसको अगर हम खींच दें तो क्या बन जाएगी? वो तार बन जाएगी। और इस तार को हम किस गुण की वजह से बना पा रहे हैं? तन्यता के गुण की वजह से। ये धातुओं में होता है ये गुण, अधातुओं में नहीं होता है, केवल धातुओं में गुण होता है। इसके अलावा हम और भी गुण ले सकते हैं। धातु बहुत से गुण होते हैं। जैसे आप एक और लेते हैं कि धातुएं जो होती है वो विद्युत की चालक होती है, विद्युत चालक होती है धातुएं। यदि हम उनमें से विद्युत धारा गुजारे तो उनमें से विद्युत धारा गुजर जाती है। जैसे ये तार है देखिए ये मेरे पास एक तार है और ये धातु का बना हुआ, इसके अंदर जो ये मुझे देखिए बारीक बारीक जो तार दिखाई दे रहे हैं, ये दिख रहे हैं, देखो ये देखिए, ये किसके बने हुए हैं? धातु के बने हुए हैं, एल्यूमिनियम के। ये एल्यूमिनियम के तार है। एल्यूमिनियम क्या है? धातु। और जब मैं इसको प्लग के अंदर लगा दूंगा और स्विच को ऑन करूंगा तो दूसरे सिरे के ऊपर क्या आ जाएगी? विद्युत धारा आ जाएगी। तो ये तार जो इसके अंदर एल्यूमिनियम का, ऊपर तो रबड़ का कवर जरूर चढ़ा हुआ है इस पे, लेकिन इसके अंदर जो एल्यूमिनियम का तार है, तांबे का भी हो सकता है ना। तो ये जो अंदर जो तार है ये क्या कर रहा है? विद्युत धारा का चालन कर रहा है। इधर से मैं प्लग में लगा रहा हूं और वो विद्युत धारा को इधर पहुंचा, तो ये क्या हो गया? ये तार विद्युत धारा का चालक। तो जितनी भी धातुएं होती हैं सब विद्युत धारा का चालन करती हैं। केवल एक धातु ऐसी है जो विद्युत धारा का चालन नहीं करती, वो है लेड, सीसा। वो विद्युत धारा का को चालक है, बाकी तो सब चालक होती है, ठीक है। चलिए मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको। जितनी भी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? ठोस अवस्था में होती है, मजबूत होती है कि नहीं? देखिए आप किसी भी धातु को देखिए, अभी मैंने आपको लोहे की रॉड दिखाई थी, उसको हम दबाएं कैसे भी, कुछ भी मोड़ने की कोशिश करें जल्दी से नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ठोस है कि नहीं? इसके अलावा मजबूत भी होती है। एक तार है, मैं उसको मोड़ दूं तो टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? तो धातुएं जो होती है वो ठोस भी होती है, मजबूत भी होती है। एक धातु ऐसी है जो द्रव होती है। आपको याद है कि कौन सी धातु है वो जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? वो है मरकरी।
पारा जिसको हम कहते हैं। थर्मामीटर देखा है आपने? थर्मामीटर के अंदर एक काले रंग का सा एक धागा सा दिखाई देता है ना, उसके अंदर मरकरी होती है। वो जब उसको हम मुंह के अंदर लगाते हैं जीभ के नीचे, तो उसका पारा जो होता है ऊष्मा को लेके फैलने लगता है, ऊपर तक चढ़ जाता है, वो पारा होती है, वो एक द्रव अवस्था में होती है धातु। तो ये जो हम गुण पढ़े हमने, इसके अलावा और भी बता सकते हैं, बहुत सारे गुण हैं कि धातुएं जो होती हैं उनका क्वथनांक और उनका द्रवनांक उच्च होता है। क्वथनांक का मतलब समझते हो? क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है? उबलता है, उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। जिस तापमान पर कोई पदार्थ उबलने लगे उसको क्वथनांक होता है। जैसे जल होता है, अगर जल को हम गर्म करते जाए तो 100 डिग्री तापमान आने पर वो उबलने लग जाता है, तो जल का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसी प्रकार से एक और परिभाषा है द्रवनांक। द्रवनांक का मतलब क्या होता है? द्रवनांक का मतलब होता है वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आ जाए, अर्थात पिघल जाए। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है उसको क्या कहते हैं? द्रवनांक कहते हैं। जैसे बर्फ है, वो बर्फ देखिए ना, ठोस होती है, फ्रिज से निकालते हैं ठोस होती है, फिर हम उसको थोड़ी देर रख दें तो जैसे ही उसका तापमान 0 डिग्री पे पहुंचेगा ना, वो द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा, उसका जल बन जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का क्या हुआ? वो हुआ द्रवनांक। ठीक है, तो ये जो धातुएं होती है इनका क्वथनांक और द्रवनांक क्या होता है? उच्च होता है। समझ गए? हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। कम तापमान पे ना उबलती है ना ये द्रव बनती है। ठीक है, तो ये धातुओं के कुछ गुण थे। तो अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि धातुएं क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? वे तत्व जो आघातवर्धनीयता, तन्यता, विद्युत चालकता, ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं, क्वथनांक, द्रवनांक जिनका उच्च होता है उनको धातुएं कहते हैं। सारे गुण धातुओं के हैं और भी बहुत से हैं, लेकिन अगर आपसे केवल ये धातु की परिभाषा पूछी जाती है तो वहां पर आप क्या बता देंगे कि वे तत्व जो आघातवर्धनीयता दिखाते हैं, तन्यता दिखाते हैं, ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं, जिनके अंदर विद्युत धारा को चालन करने की शक्ति होती है, और जो क्वथनांक, द्रवनांक जिनका उच्च होता है, जिनका घनत्व उच्च होता है, जो एक विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा करते हैं, धातुएं होते हैं। धातुओं के उदाहरण अगर पूछ ले तो धातुओं के उदाहरण में अभी मैंने बताया आपको Fe होता है लोहा। क्या होता है Fe? लोहा। तो लोहा क्या है? धातु। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया Cu क्या होता है? तांबा, तांबा। इसी तरीके से Al क्या होता है? एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। और जो आपके घर में जो ज्वेलरी यूज होती है, आभूषण, गोल्ड के, सिल्वर के, वो भी क्या है? धातुएं है। बहुत सारी धातुएं। कुल कितनी धातुएं हैं पता है आपको? कुल धातुएं जो है वो हमारे पास है 89। कुल धातुएं है 89। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि कुल मेरे पास जो धातुएं है वो कितनी है? 89 है, यहां लिख देता हूं। ठीक है, 89 धातुएं हैं हमारे पास। अब हम आते हैं अधातु के ऊपर। अधातु क्या होते हैं? देखिए, जो धातुएं हैं ना उनके विपरीत जो व्यवहार करती है, जिन तत्वों के गुण धातुओं के विपरीत है, वो अधातु की श्रेणी में आते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं अधातु। तो आइए देखते हैं अधातु क्या होती है। अधातु
क्या होती है? आइए देखते हैं अधातु क्या होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल। मेटल नहीं है वो, नॉन मेटल, मेटल का कोई गुण नहीं उनमें, उसको बोलेंगे अधातु। ठीक है, अधातु क्या होते हैं? तो अभी हमने धातुओं के गुण पढ़े थे, धातुओं के गुण से जो उल्टा गुण दिखा दे, धातु वाले गुण ना दिखाए, वो अधातु। अभी हमने धातुओं के गुण में पढ़ा था कि धातुएं अघातवर्धनीय होती है, तो ये अधातु कौन होंगे? जो अघातवर्धनीय नहीं होते हैं, अर्थात जो अघातवर्धनीय नहीं है, अर्थात जो अघातवर्धनीय नहीं है, अघातवर्धनीय नहीं है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? उनको कोई भी अधातु है हमारे पास, उसको हथौड़े से पीटना शुरू करें, लगातार पीटते चले जाए, तो वो पतली चादर नहीं बनेगी। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसे सल्फर ले लें और सल्फर को हथौड़े से मारे, बिखर जाएगा टुकड़ों में, चारों तरफ टूट जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है ना, ऑक्सीजन तत्व जो ऑक्सीजन गैस में होता है, उसको अगर हम हथौड़े से पीटे तो पतली चादर नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो ऑक्सीजन क्या है? अधातु। इसी तरीके से हम दूसरा और भी उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण है। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, वो भी अधातु है, उसके अंदर भी ऐसा नहीं होता कि उसको पीट करके पतली चादर बना देंगे हम। सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, सब के सब क्या है? अधातु है। तो अधातु के जो मैं आपको उदाहरण बता रहा था, उनमें किसी में भी अघातवर्धनीयता का गुण नहीं होता। ठीक है, चलिए दूसरा हमने पढ़ा था कि धातुएं जो होती है वो तन्य होती है, लेकिन अधातु जो होती है उनमें तन्यता नहीं होती, है, उनके अंदर तन्यता नहीं होती है जो धातु है। अर्थात अगर मेरे पास अधातु है तो और मैं उसको खींचूं तो वो टूट जाएगी, तार नहीं बनेगी, खींच के तार नहीं बनाए जा सकते, है ना? तो वो क्या कहलाएगी? अधातु कहलाएगी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि धातुएं चालक होती है, लेकिन अधातुएं चालक नहीं होती है, वो विद्युत धारा का चालन नहीं करती है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, विद्युत धारा का क्या नहीं करेंगी? चालन नहीं करेंगी, विद्युत धारा का चालन नहीं करती है। ठीक है, समझ आ गया होगा? अब जैसे विद्युत धारा का चालन नहीं करती है, मैं कोई भी अधातु ले लूं, मान लो मैंने सल्फर ले लिया, मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन तो हमारे चारों ओर है कि नहीं? मैंने मान लो ऑक्सीजन ले रखी है और विद्युत धारा वहां स्विच में खाली स्विच पड़ा हुआ है या तार खुले हुए हैं, तो उस तार से ऑक्सीजन के द्वारा विद्युत धारा मेरे तक नहीं आती, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ने विद्युत धारा का चालन नहीं किया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन जैसे और भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, और वो कौन से तत्व होते हैं? वो कहलाते हैं अधातु। हाइड्रोजन भी नहीं करेगा, ऑक्सीजन भी नहीं करेगा, क्लोरीन भी नहीं करेगा, सल्फर भी नहीं करेगा, इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो अधातु है वो कोई भी विद्युत धारा का चालन नहीं करती है, कारण कि वो अधातु है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो धातुएं होती हैं उनका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन यहाँ पर अधातु है, इनका द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। थोड़ा सा तापमान दो उबल जाएंगे, थोड़ा सा तापमान दो पिघल जाएंगे, तो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या है? इनका निम्न होता है, इनका मतलब कम होता है, निम्न होता है ना? तो आप ये जो गुण है ये किसके हैं? अधातु के हैं।
इनमें अपवाद हो सकते हैं। क्या? जो हम सामान्य गुण अध्ययन कर रहे हैं इनमें अपवाद हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा है कि विद्युत धारा का चालन अधातु नहीं करती, लेकिन एक ऐसी अधातु भी है जो विद्युत धारा का चालन करती है, वो है ग्रेफाइट। जो कार्बन अधातु है ना, कार्बन अधातु का एक अपर रूप होता है जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा है, सेल देखा है ना, जो टॉर्च में डालते हैं, सेल रेडियो में लगाते हैं वो सेल, उसको तोड़ते हैं, उसके अंदर एक रोड निकलती है काले रंग की, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, वो विद्युत धारा का चालन करती है वहां पर। तो ग्रेफाइट एक ऐसी धातु हो गई जो विद्युत धारा का चालन कर रही है। तो अधातु में अपवाद भी हो सकता है, ऐसी धातुओं में अपवाद हमने पढ़ा था, है ना, कि जो धातुएं हैं वो विद्युत धारा का चालन करते, लेकिन सीसा जो एक ऐसा है लेड जो विद्युत धारा का चालन नहीं करता, पढ़ा था ना। तो अपवाद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ अधातु के उदाहरण हो गए। अब मुझे लगता है कि आपको धातु और अधातु में अंतर पता चल गया होगा, ठीक। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अधातुओं की संख्या कितनी है? अधातुओं की संख्या है 22। कुल कितनी अधातुएं हैं? 118 में से 118 तत्वों में से 22 अधातु है। अब उपधातु कितनी बच गई? उपधातु बच गई है 7। उपधातु क्या होती है देखे, चलिए। उपधातु वे तत्व होते हैं जिसमें धातुओं के और अधातुओं के दोनों के गुण हो। क्या बोलेंगे उसको? उपधातु कहेंगे। उपधातु, आदि धातु और आदि अधातु, आधा गुण धातु का, आधा गुण अधातु का, अर्थात विद्युत का चालन भी नहीं भी, अर्थात एकात्मजनीय भी नहीं भी, तन्य नहीं भी। तो ये जो गुण आधा आधा अर्थात दोनों का गुण है, वो तत्व क्या कहलाएंगे? वो तत्व कहलाएंगे उपधातु। इनको मेटलॉइड कहते हैं इंग्लिश में, है ना। और इनकी संख्या कितनी है? 7। तो आइए अब जरा हम उपधातु के उदाहरण भी देख ले। चलिए, उपधातु के उदाहरण। इसमें मुख्य उदाहरण आ जाएंगे सिलिकॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये सिलिकॉन, जिसको SI से हम प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन का संकेत SI होता है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण दे सकते हैं हम जर्मेनियम। जर्मेनियम का जो संकेत होता है वो GE होता है। जर्मेनियम को GE से प्रदर्शित करते हैं। हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आर्सेनिक जिसको हम AS संकेत से प्रदर्शित करते हैं। और भी अगर उदाहरण देना चाहो तो और भी दे सकते हो। एंटीमनी जिसका संकेत है SB। तो ये हमारे पास उदाहरण है इसके उपधातु के। चलिए, तो आज हमने पढ़ा कि पदार्थ उसके कितने प्रकार होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? धातु और यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्वों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। अब हमारे पास बचता है यौगिक और अशुद्ध पदार्थ और उसके प्रकार, जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको आज का जो ये विषय है समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करिए, उनसे अपनी समस्या का समाधान करिए।